सांजी से भाई मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी, पर भाई हमें देखने को क्या मिला। यहाँ पे सांजी भाई सैटर्न की वो गेज वाली पावर से भाई इंजर्ड हो जाता। हाँ भाई इंजर्ड, वो सांजी जिसकी ड्यूरेबिलिटी भाई पूरे क्रू के अंदर सबसे तगड़ी है, वो भाई यहाँ पे सैटर्न की भाई आंखों वाली पावर से इंजर्ड हो जाता। जिसका मतलब तो भाई यही है कि जितने भी लोग अभी तक गोरोसे को कम समझ रहे थे, उनको भाई अपना नजरिया अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गोरोसे लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और उनकी पावर्स के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसको तुम लोग इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन भाई इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो भाई कुमा की बैक स्टोरी पे है, जो कि भाई काफी ज्यादा इमोशनल है। पर भाई उसके साथ साथ हम गॉड वैली की चीजें भी देखेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, आखिर वहाँ पे ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से रॉक्स ने वहाँ पे अटैक किया, और भाई क्या ये लड़की लूफी की मॉम हो सकती है। सो भाई शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसका जो टाइटल है वो भी काफी इमोशनल है, अ वर्ल्ड नॉट वर्थ लिविंग इन। यानी कि भाई क्लियरली वन पीस के वर्ल्ड की जो हालत है उसकी तरफ ये टाइटल इशारा कर रहा है, क्योंकि वैसे तो हम सोचते हैं कि एक शोनेन मांगा है और काफी कुछ चीजें इस मांगा के अंदर भाई सेंसर कर दी जाती हैं, पर भाई अगर ऐसा नहीं होती तो क्लियरली ये मांगा सेनन की भाई कैटेगरी में आती, क्योंकि इस मांगा के अंदर हर वो चीज है जो कि भाई 18+ की कैटेगरी में आती है, चाहे भाई तुम वर्ड का रियल कॉन्सेप्ट कह लो, क्योंकि भाई स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हर एक बुरी चीज भाई वन पीस के अंदर भरी पड़ी है। पर फिलहाल तो उन्हीं बुरी चीजों को तुमसे दूर रखने के लिए यहाँ पे आया है अपने कवर पेज के अंदर भाई बगी डी क्लाउन, जिसकी भाई नाक यहाँ पे एक बंदर ने चुरा ली है और वो बंदर उसकी नाक लेके यहाँ पे भाग रहा होता है। चैप्टर की शुरुआत भाई वहीं से थी जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था, यानी कि भाई बॉनी ने सैटर्न को स्टैब कर दिया था, जिसे देख के भाई यहाँ पे सारे वॉइस एडमिरल्स सैटर्न की भाई मदद करने के लिए यहाँ पे आना चाह रहे थे। पर सैटर्न भी लाइक तुम लोग साले मेरे आगे कीड़े हो, तुम लोग मुझे बचाओगे। अगर मैं चाहता तो इस अटैक को इजीली डॉज कर सकता था, पर मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न वही अटैक यूज करते जो कि उसने एक सोल्जर के ऊपर किया था, जिससे उसका हेड ब्लास्ट हो गया। पर यहाँ पे भाई बॉनी का हेड ब्लास्ट तो नहीं होता, लेकिन उसका जो हेड था वो इंजर्ड हो जाता है और वो सैटर्न से दूर जाके गिरने लगती। पर भाई यहाँ पे सैटर्न उसको पकड़ लेता और उसको एकदम कुचलने लग जाता, और भाई जो बॉनी ने यहाँ पे तलवार गोभी थी वो यहाँ पे सैटर्न निकाल लेता। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न की इंजरी है वो भाई खुद ब खुद धीरे धीरे करके हील हो रही है, यानी कि भाई सैटर्न के पास रीजनरेटिव पावर्स भी हैं। लेकिन भाई क्योंकि ये सब चीजें सांजी की आंखों के आगे हो रही थी, तो आखिर वह कैसे चुप बैठता। वो भाई चले जाता है सैटर्न के ऊपर अटैक करने, लेकिन यहाँ पे सैटर्न सिमिलर अटैक उसके ऊपर भी यूज करता, जिससे भाई यहाँ पे सांजी भी इंजर्ड हो गया। जिसको देख के यार मैं तो काफी शौक में था, क्योंकि भाई सांजी की जो विल पावर है काफी तगड़ी है। ऊपर से भाई जो उसकी बॉडी है उसको इंजर्ड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाई सांजी की ड्यूरेबिलिटी काफी हाई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सैटर्न के इस अटैक ने सांजी को भी इंजर्ड कर दिया, जिसको देख के भाई एक क्वेश्चन तो दिमाग में आ रहा है, आखिर ये कौन सी पावर्स हैं? क्या सही में कॉन्कर्स हाकी का एडवांस फॉर्म है? क्योंकि भाई इस अटैक से सोल्जर का सर ब्लास्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे बस ये दोनों इंजर्ड हुए हैं, तो मे बी ये विल पावर का काम हो सकता है, या फिर ये कोई डिमोनिक पावर्स ही हैं। जिसके बाद हम लूफी और किजारू को देखते जो कि दोनों ही जमीन में पड़े हुए हैं, और भाई दोनों में से कोई भी नहीं हिल पा रहा, क्योंकि भाई लूफी के गियर 5 का ड्रॉबैक तो यही है कि उसका स्टेमिना काफी लो है। लेकिन भाई अपने किजारू तो लूफी का अटैक खा के नहीं हिल पा रहा, जिसे देख के यहाँ पे सैटर्न भी थोड़ा सरप्राइज था कि किजारू भाई लूफी के आगे कुछ नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे वो खुद किजारू से कहता है कि तूने अपना काम काफी स्लो करा। तो यहाँ पे किजारू सैटर्न से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अभी नहीं हिल सकता। लिटरली भाई किजारू यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं नहीं हिल पा रहा, जिसका मतलब लूफी का जो लास्ट अटैक था वो काफी पावरफुल था, जिसने भाई यहाँ पे किजारू को काफी ड्रेन आउट कर दिया है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि जो लूफी का लास्ट अटैक था उसने भाई किजारू के ब्रेन पे डैमेज किया हो, क्योंकि हमने देखा था कि लूफी का लास्ट अटैक किजारू के ब्रेन पे लगा था। सो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे किजारू उसी के इफेक्ट की वजह से नहीं उठ पा रहा हो। जिसके बाद यहाँ पे सैटर्न किजारू से खुद कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आखिर तो क्यों नहीं जीत पाया, क्योंकि भाई यहाँ पे सैटर्न को पता होगा कि निका की जो पावर्स है कितनी पावरफुल है और वो क्या क्या कर सकती है। क्योंकि भाई मे भी जो गोरोसे हैं वो इमोर्टल हैं, और मे भी वो सही में वॉइड सेंचुरी के टाइम से जीते आ रहे हैं। क्योंकि अभी जो हमने सैटर्न का लुक देखा वही भाई सेम लुक 38 साल पहले भी सैटर्न का था, जहाँ पे भाई हम सैटर्न को गॉड वैली के टाइम पे भी देख सकते हैं। जिसका तो मीनिंग भाई एक ही हो सकता है कि जो गोरोसे हैं वो सही में इमोर्टल हैं, क्योंकि भाई 38 साल का डिफरेंस होने के बाद भी एकदम सिमिलर लुक, ये बात तो भाई कुछ जमी नहीं। जिसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि लूफी का स्टेमिना काफी कम हो चुका था और यहाँ पे वो अपने बूढ़े वाले स्टेट में आ गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी सैटर्न के आगे पड़ा है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न लूफी को अपने पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश करता, लेकिन भाई यहाँ पे फ्रैंकी किसी तरीके से लूफी को बचा लेता। तो भाई यहाँ पे सैटर्न ये देख के सरप्राइज होता कि लूफी का क्रू भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूफी और बॉनी यहाँ पे वेगाबंग की मदद करेंगे। तो यहाँ पे उनसे कहता है कि आखिर मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे इस आइलैंड से बाहर निकल पाओगे, क्योंकि इस आइलैंड को पूरी तरीके से मरीन ने घेर रखा है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न वॉइस एडमिरल जैसे लोगों को भाई कीड़े मकोड़े बोल रहा था, पर यहाँ पे वो वेगाबंग की थोड़ी इज्जत करता है और उसको यहाँ पे वो थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ
साथ काफी टाइम तक काम किया, लेकिन क्योंकि वेगापंक ने गवर्नमेंट को बिट्रे किया तो यहाँ पे सैटर्न वेगापंक को भाई रिग्रेट फील कराना चाहता है, जिसकी वजह से वो एक एक करके सारे लोगों को उसके सामने मारेगा। और यहाँ पे वो उसकी शुरुआत बॉनी से करता है, क्योंकि उसने अपने हाथों में बॉनी को पकड़ा हुआ था, जहाँ पे वो अपने हाथों से बॉनी को कुचल रहा होता है। और ये भाई सारे मरीन्स के सोल्जर को ये तक कहता है कि तुम अपना निशाना बॉनी के सर पे लगाओ, जिसको देख के भाई यहाँ पे सांजी और वेगापंक उसको रुकने को कहते हैं। पर भाई वो लोग भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न की कोई ऐसी पावर थी जिनने भाई उनको रोका हुआ था। मानो भाई एक जगह पे रुक गए थे, जिसके बारे में वेगापंक कहता है कि ये कोई साइंटिफिक पावर तो नहीं हो सकती, ये पक्का कोई डेलफ्रूट पावर सी होंगी। पर भाई चाहे ये कोई भी पावर्स हो, यहाँ पे भाई बॉनी उससे नहीं डर रही थी, क्योंकि भाई सैटर्न ने उसके फादर को मारा था और वो काफी गुस्से में थी। अब भाई मारा तो नहीं था, बेसिकली सैटर्न ने ऑर्डर दिया था कि कुमा को एक माइंडलेस रोबोट में कन्वर्ट कर दिया जाए। जिसके बाद यहाँ पे सैटर्न कहता है तुम कुमा की बात कर रही हो, वो बचपन से एक स्लेव था और उसकी लाइफ भी यही थी, और वो एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करता था जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया था, और वो उस ट्राइब का अकेला सर्वाइवर था जिसका नाम था बकानियर। जहाँ पे भाई ये वर्ड जो है बकानियर आई थिंक रियल वर्ड से लिया गया है, क्योंकि रियल वर्ड में जो बकानियर थे वो भाई प्राइवेटियर्स हुआ करते थे, यानी कि फ्री सेलर्स, जिनको तुम पायरेट्स की तरह कह सकते हो। और भाई मुझे एक चीज बकानियर्स और कुमा से काफी सिमिलर मिली है कि भाई जो अर्ली बकानियर्स थे वो भाई एस्केप सर्वेंट्स थे, फॉर्मर सोल्जर्स और भाई लॉगवुड कटर्स थे, जहाँ पे भाई तीनों ही चीज कुमा से सिमिलर है। क्योंकि भाई कुमा पहले एक स्लेव था जो कि भाग गया था, और उसके बाद वो एक सोल्जर बना, यानी कि मरीन के साथ काम किया उसने। और हमने एक फोटो में ये तक देखा था कि भाई कुमा लॉगवुड काट रहा था, यानी कि लकड़ियां काट के इकट्ठा कर रहा था। लेकिन भाई जो वन पीस के अंदर बकानियर्स हैं, कहा जाता है कि उनके ब्लड में भाई जायंट्स का ब्लड भी मिला हुआ था, और काफी सारे ऐसे ब्लड मिले हुए थे जिसकी वजह से वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे, और उनका साइज भी नॉर्मल ह्यूमन से काफी बड़ा था। जहाँ पे भाई एक पॉपुलर थ्योरी आपने पक्का सुनी होगी कि जो जॉय बॉय था वो एक जायंट था, तो मे भी हो सकता है कि जॉय बॉय भी बकानियर्स ट्राइब से बिलोंग करता था, और इसी की वजह से उसकी स्ट्रॉ हेड का साइज काफी बड़ा था, जो कि हमने मैजर्स के अंदर देखा। और मे भी यही चीज बकानियर्स का बड़ा क्राइम है कि उन्होंने जॉय बॉय को सपोर्ट करा, जिसकी वजह से उनकी पूरी ट्राइब को खत्म कर दिया गया। जिसके बाद हम बॉनी की मदद से कुमा का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे भाई कुमा का जो पूरा फ्लैशबैक था, पूरी लाइफ थी, वो काफी इमोशनल थी, क्योंकि उसका जो फादर था वो बिलोंग करता था बकानियर ट्राइब से, और उसकी जो मदर थी वो एक नॉर्मल ह्यूमन थी, जहाँ पे उनकी शादी फिर कुमा पैदा हुआ, और ये सारी चीजें सोरबेट किंगडम के अंदर हुई थी, जहाँ पे कुमा के फादर ने डॉक्टर को ये रिवील करने से मना किया कि कुमा कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता है। लेकिन भाई ये सारी चीजें किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट तक पहुंच गई, जिसकी वजह से कुमा और उसकी पूरी फैमिली को मैरी जो इसके अंदर स्लेव बना के रख लिया गया। जहाँ पे पहले तो कुमा के बाप को खूब पीटा गया, और उसके बाद कुमा का बाप और उसकी माँ को, तीनों को भाई स्लेव बना के रख लिया गया। जहाँ पे भाई थोड़े टाइम बाद कुमा की माँ की डेथ हो गई, लेकिन कुमा और उसका फादर भी स्लेव की तरह काम कर रहे थे, और कुमा काफी परेशान था क्योंकि भाई उसको काफी काम करना पड़ता था, और वो काफी रोते रहता था, जिसको देख के कुमा का फादर उसको भाई दिलासा देने की कोशिश करता। जहाँ पे भाई इसने कुमा को वॉरियर ऑफ लिबरेशन के बारे में बताया, यानी कि सन गॉड निका के बारे में बताया, जहाँ वो कहता है कि जो सन गॉड निका है वो वॉरियर ऑफ लिबरेशन है, और ये बकानियर ट्राइब के अंदर एक लेजेंड है जो कि सदियों से पास हो रहा है कि वो एक ना एक दिन आएगा और सभी लोगों को फ्रीडम दिलाएगा। जहाँ पे उसके मुंह पे मुस्कान तो होती है और वो सब लोगों को भी मुस्कान देता है। जहाँ पे भाई कुमा का फादर उसको ड्रम्स ऑफ लिबरेशन भी सुनाता है, जिसको सुनकर यहाँ पे कुमा खुश हो जाता है। लेकिन तब यहाँ पे एक सेलेस्टियल ड्रैगन आता है और भाई कुमा के फादर को शूट कर देता है, क्योंकि वो काफी शोर मचा रहा था। जिसके बाद जब कुमा बड़ा हो जाता है, उसकी बेटी बॉनी होती है, तो यहाँ पे वो बॉनी को भी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन और निका की स्टोरी सुनाता। जहाँ पे पता नहीं बॉनी ऐसा क्यों कहती है कि क्या निका मुझे भी फ्री करेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि बॉनी किसी टाइप की स्लेव थी, तो यहाँ पे वो कौन सी फ्रीडम की बात कर रही है। और यहाँ पे आखिर बॉनी कुमा की भाई इतनी इमोशनल मेमोरीज को देखने के बाद भी आखिर खुश कैसे थी, क्योंकि हमने देखा था कि कुमा की मेमोरीज को देखने के बाद बॉनी थोड़ी खुश लग रही थी। सो क्या आगे जाके कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो कि मे बी स्ट्रॉ हेड्स और बॉनी के लिए अच्छा हो। पर यार फिलहाल तो यहाँ पे बॉनी खतरे में है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुमा आ सकता है जो कि भाई बॉनी को सैटर्न के हाथों से छुड़ा लेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुमा ने भाई वेगापंक को कह के अपने आप को ऐसा बनवाया हो जिससे बस वो बॉनी को जान पाए, या फिर यहाँ पे सही में बॉनी की विश पूरी होने वाली है कि निका उसे फ्रीडम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे लूफी वो बंदा होगा जो कि भाई बॉनी को बचाएगा। अब तुम लोग पूछ रहे हो आखिर बॉनी को कैसे बचाएगा, वो तो टायर्ड होके पड़ा हुआ है। तो भाई रुको जरा, लूफी का भाई जो टायर आउट फेस है, यानी कि स्टेमिना खत्म होने वाला फेस है, वो यार 30 सेकंड से 1 मिनट तक ही रहता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे आखिर मैं इतना श्योर कैसे हूँ। तो भाई चैप्टर 1070 के अंदर हमने देखा था कि जब लूफी टायर आउट हो गया था तो भाई वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर बैठ के फेब्रियो फेस से लेवो फेस के अंदर जा रहा था, और वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया था फेब्रियो फेस से लेवो फेस में जाने के लिए 32 सेकंड लगते हैं, और भाई इन 32 सेकंड के अंदर लूफी रिकवर हो गया था। चलो यार थोड़ा बहुत टाइम और बढ़ा लो, क्योंकि उसने पहले लूची से फाइट करी थी, तो हो सकता है कि वो लूची से फाइट करने के बाद ही भाई ऐसे फॉर्म में आ गया हो। तो भाई अभी के लिए हम कंसीडर करके चलते हैं कि लूफी 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर रिकवर कर सकता है।
और भाई लूफी को टायर आउट हुए थोड़ा टाइम तो हो ही गया है। सो अगर थोड़ा टाइम और बीत जाएगा तो लूफी अपने आप को रिकवर कर लेगा और लूफी वर्सेस सैटर्न की फाइट हम देखेंगे, जहाँ पे मे बी लूफी वो बंदा होगा जो कि बॉनी को बचाएगा। जिसके बाद फाइनली हमें 38 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, यानी कि गॉड वैली का एक फ्लैशबैक, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर 3 साल के अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन्स जो है मेरी जॉयस को छोड़ के नीचे आते हैं और भाई एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन इरेडिकेशन टूर्नामेंट। अब भाई नाम से तुम समझ गए टूर्नामेंट का क्या काम है। तो भाई बेसिकली यहाँ पे लोगों को मारते थे, जहाँ पे वो हर 3 साल में ऐसी जगह को चुनते जो कि गवर्नमेंट से नहीं जुड़ी हुई थी। और भाई इस साल वो जगह थी गॉड वैली। अब तुम इस टूर्नामेंट को एक हंटिंग टाइप का गेम समझ सकते हो जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स खेलते थे, जहाँ पे वो लोगों को भगाते और एक एक करके लोगों को मारते थे। और यहाँ पे उन लोगों ने इस टूर्नामेंट के लिए एक पॉइंट सिस्टम भी बनाया था, जहाँ पे इस बार ये टूर्नामेंट गॉड वैली के अंदर हो रहा था, जहाँ पे वो वहाँ के लोगों को मारेंगे और उसके साथ साथ भाई वो कुछ स्लेव्स भी लाए थे जिनको यहाँ पे हंट करेंगे। जिसको देख के यहाँ पे गॉड वैली किंग काफी गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोगों की जान ऐसे कैसे ले सकते हो। पर भाई यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और भाई वहाँ के किंग को मार देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फिगारलैंड गार्लिंग था, जो कि उस टाइम भी गॉड्स नाइट का एक मेंबर था। लेकिन भाई क्योंकि ये बात 38 साल पहले की है तो यहाँ पे गार्लिंग काफी जवान था, जिसके ऊपर भाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स की चोरियां मर रही थी, क्योंकि भाई यहाँ पे गार्लिंग काफी हैंडसम था और वो काइंड ऑफ शैंक्स की तरह लग रहा था, जिसको देख के तुम कह सकते हो कि मे बी शैंक्स और गार्लिंग का कोई कनेक्शन है। सो क्या सच में गार्लिंग शैंक्स का बाप है या फिर उससे रिलेटेड है? रिलेटेड तो भाई मुझे लगता है हो ही सकता है, और क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि जो गॉड वैली वेस्ट ब्लू के अंदर था और हमें पता है कि जो शैंक्स है वो भी वेस्ट ब्लू से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर शैंक्स गॉड वैली के अंदर क्यों था, क्योंकि यहाँ तो बेसिकली टूर्नामेंट हो रहा था। और अगर सच में शैंक्स गार्लिंग का बेटा है तो आखिर गार्लिंग अपने 1 साल के बेटे को यहाँ पे क्यों लेके आएगा? तो क्या ये बात झूठ है कि जो शैंक्स है वो भाई रॉजर को गॉड वैली के बाद मिला था, या फिर शैंक्स गार्लिंग की भाई नाजायज औलाद है जिसने उसको छोड़ दिया था? वेल ये तो हम जल्दी जान पाएंगे। पर यहाँ पे भाई हम सैटर्न को भी देख सकते हैं जो कि एकदम सिमिलर लग रहा है अभी के टाइम से, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मे बी गोर से इमोर्टल हो सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न के पास एक सोल्जर आता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि जो स्लेव भाग गया था उसको हमने पकड़ लिया है। और भाई ये स्लेव और कोई नहीं बल्कि कुमा था, यानी कि भाई कुमा भी गॉड वैली के टाइम पे वहीं पे प्रेजेंट था, क्योंकि भाई कुमा उन लोगों का स्लेव तो था ही, पर भाई कुमा इस वाले टूर्नामेंट के लिए एक प्राइज था, क्योंकि कुमा बिलोंग करता था बकानियर ट्राइब से, जो कि भाई काफी पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफी काम भी कर सकते थे, यानी कि एक परफेक्ट स्लेव थे। और वो क्योंकि अपनी ट्राइब का इकलौता मेंबर था तो उसको यहाँ पे प्राइज के रूप में डाल दिया था। लेकिन भाई अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो भाई सेलेस्टियल ड्रैगन के पीछे 6 बक्से दिख रहे हैं, तो आखिर उन 6 बक्सों में क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि उन बक्सों के अंदर भाई डेल फ्रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई गॉड वैली से काफी डेल फ्रूट्स निकल के आए हैं। सो भाई अगर इन बक्सों के अंदर सही में डेल फ्रूट है तो मुझे लगता है कि इन बक्सों के अंदर काइडो का डेल फ्रूट, मार्को का डेल फ्रूट, ओरोची का डेल फ्रूट, कुमा का डेल फ्रूट, व्हाइट बेड का डेल फ्रूट और लास्टली इवनकॉफ का डेल फ्रूट हो सकता है। अब भाई यहाँ पे मैंने कुमा और इवनकॉफ इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पे गॉड वैली के अंदर दोनों ही प्रेजेंट थे। हाँ भाई यहाँ पे इवनकॉफ भी गॉड वैली के अंदर प्रेजेंट थी और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ यहाँ पे एक और लड़की थी जिसका नाम है जिनी, जिसको देख के भाई सब लोग यही कहते हैं कि ये लूफी की मॉम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वो मीट पकड़ के खा रही थी। पर भाई शायद यहाँ पे लोग ये भूल रहे हैं कि जब लूफी और इवनकॉफ मिले थे तो यहाँ पे वो नहीं जानता था कि लूफी ड्रैगन का बेटा है। और भाई यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो जिनी है वो इवनकॉफ को भाई अपना बड़ा भाई कह रही है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि इवनकॉफ को ड्रैगन के बेटे के बारे में नहीं पता होगा, जिसकी वजह से मेरा गैस ये है कि यहाँ पे जो जिनी है वो बॉनी की माँ हो सकती है, क्योंकि सिमिलरली बॉनी को भी खाने की खूब आदत है और मे भी हो सकता है कि उसको ये आदत उसकी माँ से मिली हो। सो भाई आज का चैप्टर होता है ये भी खत्म। हम भाई 20,000 सब्सक्राइबर के काफी क्लोज हैं, होप करता हूँ आप लोग करवा दोगे।